नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी का जो यूनिट 7 है और जो परीक्षा धाम की लेटेस्ट बुक आई है, आज हम उसको कवर करेंगे। धीरे धीरे एक एक चैप्टर के माध्यम से हम 1 महीने में कोशिश करेंगे कि ये बुक सारी कंप्लीट हो जाए और आपके लिए बहुत मददगार हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम। जो पहला चैप्टर है, जीव विज्ञान की शाखाएँ एवं प्रारंभिक ज्ञान। विज्ञान की शाखाएँ कौन कौन सी होती हैं? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जीव विज्ञान की शाखाएँ, भौतिक विज्ञान की शाखाएं और रसायन विज्ञान की शाखाएं। अब हम देखते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं। वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहला जाता है। मतलब जो जीवित हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है उसको जीव विज्ञान कहते हैं। और इसको स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? अरस्तू को दिया जाता है। अरस्तू को ही जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, क्योंकि जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहा जाता है, तो इसका प्रयोग लेमार्क जो कि फ्रांस के हैं और ट्रेवी रेनस जो कि जर्मनी के हैं नामक वैज्ञानिकों ने किया था। तो एक बेसिक से ज्ञान हो गया कि जीव विज्ञान के बारे में। हालांकि ये इतना ज़रूरी नहीं है, बस अरस्तू के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ज़्यादा लगे तो आप बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया ये भी आप कर सकते हैं। अब जीव विज्ञान की शाखाएँ देखते हैं। तो माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहा जाता है। आप बार बार याद करेंगे तो आपको हो जाएगा। माइकोलॉजी देखिए आप, माइको है इसमें भी क आ रहा है और क से कवक का अध्ययन होता है, तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक वर्ग में यूकैरियोटिक और परपोषित जीव शामिल होते हैं। कौन से? एक तो यूकैरियोटिक और दूसरा परपोषित जीव शामिल होते हैं, मतलब जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इनके गुण जंतुओं तथा पादप से ज़रूर मिलते हैं, परंतु अधिकतर गुण पादप से मिलने के कारण इसे वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। मतलब कवक का कुछ गुण तो हमें दिखता है कि जंतु से भी मिलता है और कुछ मिलता है कि पौधों मतलब पादप से, प्लांट से भी मिलता है, परंतु प्लांट से ज़्यादा करीब होने के कारण इसको हम वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसमें ज़रूरी क्या है? माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। और कवक वर्ग में यूकैरियोटिक जीव आते हैं और दूसरा परपोषित जीव आते हैं। ठीक है, यह परजीवी होता है, मृतोपजीवी होता है। इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। उदाहरण के लिए कवक के उदाहरण क्या है? मशरूम जो हम खाते हैं, पेनिसिलियम और यीस्ट भी आपको पता ही होगा। चलिए ठीक है, हम दूसरा देखते हैं। फाइकोलॉजी किसे कहा जाता है? शैवाल के अध्ययन को। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। यह सामान्यतः नमी स्थल और समुद्री जल में पाया जाता है। शैवाल क्या होता है? आप देखे होंगे जो काई होती है पानी में जम जाती है, वो शैवाल है। ठीक है, वो हरे रंग के शैवाल होते हैं। वर्णक के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं। हरा शैवाल यह हरे रंग का होता है जैसे क्लोरेला। लाल शैवाल यह लाल रंग का होता है जैसे ट्राइकोस्थियम एरिथ्रियम। और भूरा शैवाल यह भूरे रंग का होता है जैसे लेमिनेरिया। तो 3 प्रकार के होते हैं, हरा शैवाल, लाल शैवाल और भूरा शैवाल। हरा शैवाल क्लोरेला इसका उदाहरण है, लाल शैवाल का उदाहरण है ट्राइकोस्थियम एरिथ्रियम और भूरे शैवाल का उदाहरण है लेमिनेरिया। ठीक है, अब देखिए हम शैवालों से संबंधित कुछ ज़रूरी चीज़ें जान लेते हैं। जैसे शैवालों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो जहाँ जहाँ प्रयोग होता है उनका एक बेसिक नाम तो होगा ही। तो अंतरिक्ष के शैवाल के नाम से प्रसिद्ध है क्लोरेला। क्लोरेला को अंतरिक्ष के शैवाल कहा जाता है। इसी तरीके से सबसे बड़े आकार का शैवाल है मैक्रोसिस्टिस। क्या है? मैक्रोसिस्टिस। अब हम देखते हैं, कछुए की पीठ पर भी देखा जाता है कि नहीं होता है, शैवाल पाया जाता है, हरा हरा हो जाता है क्योंकि पानी में रहता है, तो उसको हम प्रोटोडर्मा कहते हैं। इसी तरीके से घोंगे की पीठ पे भी पाया जाता है, उसको क्लोडोफेरा कहा जाता है, फुरा कहा जाता है। और हाइड्रा के अंदर जो पाया जाता है उसको हम जू क्लोरेला कहते हैं। ठीक है, आइसक्रीम बनाने में उपयोग किया जाता है, क्योंकि शैवाल का उपयोग खाने पीने में भी किया जाता है। तो आइसक्रीम बनाने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो है अगर अगर। समुद्री सलाद के नाम से प्रसिद्ध शैवाल है अल्वा। और कुछ शैवाल होते हैं जो भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, उसका नाम है नॉस्टक। और भालू के ऊपर पाए जाने वाले शैवाल, इसका नाम है स्लोथ। सत्य शैवाल के नाम से प्रसिद्ध शैवाल है यूमेटस। आयोडीन के निर्माण में सहायक है लेमिनेरिया और मलेरिया उन्मूलन में सहायक है नाइटेला। ठीक है, लाइकेनोलॉजी, लाइकेन का अध्ययन। ये तो सिंपल सी बात है, लाइकेन से शब्द से लग रहा है लाइकेन, मतलब जिसका हम जो शब्द है, और लॉजी जो होता है वो अध्ययन करने के लिए कहा जाता है। तो लाइकेन और लॉजी को मिला देते हैं हम, तो लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। इसका मतलब है लाइकेन का अध्ययन।
इसका प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले थियोफ्रिस्टस ने किया था। कवक और शैवाल के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? लाइकेन कहा जाता है। कवक हो गया और शैवाल, अभी हमने दोनों का अध्ययन किया। कवक का अध्ययन क्या होता है? माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन क्या हो जाता है? फाइकोलॉजी। इसके बीच की कड़ी को लाइकेन कहा जाता है और इसके बीच जो सहजीवी संबंध पाया जाता है उसको हम कहते हैं हेलोटिज्म। लिटमस पेपर लाइकेन के बने होते हैं। जो लिटमस पेपर होते हैं वो लाइकेन के बने होते हैं और ये वायु प्रदूषण के सूचक हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन नहीं उगते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि अगर कहीं वायु प्रदूषण है, आपने लाइकेन किया, लगाया और वो नहीं उगेगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। इसके बाद अगला वर्ग आता है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी का मतलब होता है मत्स्य वर्ग। तो इक्थियो का मतलब होता है मत्स्य, तो मत्स्य वर्ग का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। मत्स्य वर्ग क्या है? जलीय जंतु होते हैं। इनका श्वसन आपको पता ही है कि मछलियाँ किससे सांस लेती हैं? गलफड़े से। ये किस टाइप के होते हैं? असमतापी होते हैं। इनके हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? 2, मतलब 2 इनके हृदय कक्ष होते हैं। हृदय कक्षों की संख्या 2 होती है और इसमें सिंगल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। एकल रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बैंक डॉर्सल फिन जो संतुलन बनाए रखने में मछली की सहायता करता है, बैक डॉर्सल फिन। ठीक है। और मत्स्य वर्ग के कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे शार्क, स्कोलियोडियन, ठीक है, टॉर्पीडो, हिप्पोकैपस, गम्बूसिया, स्टोन फिश, रोहू, कतला मछली, ये सब मत्स्य वर्ग में है। अब आपको ध्यान देना है कि कुछ ऐसे नाम हैं जो लगते तो मछली के हैं पर वो मछली वर्ग के नहीं आते हैं, मतलब मत्स्य वर्ग में वो नहीं आते हैं। जैसे कि व्हेल मछली, आपको लगेगा ये मत्स्य वर्ग में है पर ये स्तनधारी वर्ग में आता है। सिल्वर फिश नाम से लग रहा है मछली, मतलब मत्स्य, पर ये आर्थ्रोपोडा वर्ग में आता है। इसी तरीके से जेलीफिश सिरेंट्रेटा वर्ग में आता है। डॉल्फिन स्तनधारी वर्ग में आता है। कैटल फिश मोलस्का वर्ग में आता है। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा वर्ग में आता है। इसका मतलब ये है कि दिखते तो ये, इनका नाम तो भले मछलियों की तरह है पर इनका वर्ग अलग अलग है। ठीक है। तो अगर आ जाए कभी क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से मत्स्य वर्ग में नहीं आते हैं, तो आपको स्टार फिश, कैटल फिश, डॉल्फिन, सिल्वर फिश, जेली फिश, व्हेल मछली, ये सब ध्यान देना होगा कि ये मत्स्य वर्ग में नहीं आते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नया 5वां, हर्पेंटोलॉजी, मतलब सरीसृपों और उभयचरों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभयचर, सॉरी हर्पेटोलॉजी। ठीक है। सरीसृप पृथ्वी पर रहने वाले स्थलीय जंतु हैं। कौन से जंतु हैं? पहले स्थलीय जंतु हैं। और सरीसृप को कहते हैं रेप्टाइल। हिंदी में समझ में नहीं आता तो आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, रेप्टाइल। रेप्टाइल मतलब वे जीव जो रेंगते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव का ही जन्म हुआ था। इसमें श्वसन भी होता है, त्वचा भी होता है और फेफड़े दोनों से होता है। मतलब ये श्वसन जो है त्वचा से भी होता है और फेफड़े दोनों से कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मत्स्य वर्ग में हमने देखा कि मछलियाँ गलफड़े से करती हैं, पर जो हर्पेंटोलॉजी मतलब जो रेप्टाइल्स हैं वह त्वचा से भी सांस ले सकते हैं और फेफड़े से भी ले सकते हैं। जैसे कि मत्स्य वर्ग में हमने देखा कि उसके 2 चैम्बर्स हैं, परंतु हर्पेंटोलॉजी में 3 होते हैं। बस मगरमच्छ एक अपवाद है जिसके 4 चैम्बर्स हैं। इसमें अश्रु ग्रंथि अनुपस्थित होती है। ठीक है। सरीसृपों में लैंगिक निर्धारण तापमान के आधार पर होता है। जिस हिसाब से तापमान होता है उस हिसाब से उनका लैंगिक निर्धारण होता है। ठीक है। सरीसृप जंतुओं में क्या होता है? अंतः निषेचन होता है। चलिए अब सरीसृप वर्ग के उदाहरण, जैसे अजगर। अजगर नाम से लगता होगा कि अरे यार बहुत जहरीला होगा, परंतु इसमें जहर नहीं पाया जाता है। ठीक है। डायनासोर जुरासिक काल में विश्व का सबसे बड़ा सरीसृप था। ठीक है। कोमोडो ड्रैगन वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा सरीसृप। किंग कोबरा घोंसला बनाने वाला और दूसरे सांपों को खाने वाला है। मगरमच्छ एकमात्र सरीसृप जिसके हृदय में 4 कक्ष पाया जाता है और तापमान के आधार पर लिंग निर्धारण होता है। ठीक है। अब हम आते हैं बेट्रोकोलॉजी। उभयचरों के अध्ययन को बेट्राकोलॉजी कहा जाता है। उभयचर क्या होते हैं? जो जल और स्थल दोनों जगह रह सकते हैं, जैसे आपने मेढक को देखा है। मछली वर्ग और सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी। ठीक है। स्थलीय पे रेप्टाइल्स, जलीय पे देखते ही आप मछली वगैरह, तो मछली और सरीसृप मतलब मत्स्य वर्ग और सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी क्या कहलाती है? बेट्रोकोलॉजी। कुछ उभयचरों में श्वसन त्वचा से तो कुछ में गलफड़े से होता है, मतलब इसमें भी दोनों तरीके से श्वसन लिया जाता है। ये भी असमतापी कक्ष होते हैं। इनमें भी हृदय कक्ष की संख्या 3 होती है। उभयचरों में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है। यह शीतकाल में शीत निद्रा में चले जाते हैं। इस वर्ग के जीव सर्वप्रथम जीव का विकास हुआ था। सबसे पहले जीव का विकास इसी वर्ग के जीवों में हुआ था। जैसे मैंने बताया मेढक, इसका वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना और मेढक के बच्चे को टेडपोल कहा जाता है। ठीक है।
फिर है हाइला, इसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है पक्षी। पक्षियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के माध्यम से। इसका हृदय कितने कक्षीय होता है? 4 कक्षीय होता है। ये समतापी एनिमल हैं और इनमें सामने वाले पैर पंखों में रूपांतरित होते हैं। ठीक है, पक्षी वर्ग के कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। पेलियोगायनेथी, ऐसे पक्षी जो उड़ नहीं सकते हैं, जैसे शुतुरमुर्ग, कीवी और ईमू हैं तो ये पक्षी परंतु उड़ नहीं सकते हैं। फिर आता है नेओगायनेथी, ऐसे पक्षी जो उड़ सकते हैं, जैसे कबूतर, कौवा, चिड़िया। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी स्विफ्ट, उल्टा उड़ने वाला पक्षी हमिंग बर्ड, विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड और विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। ठीक है, अब हम आते हैं मेमोलॉजी। मैमल्स आपने सुना ही होगा, तो स्तनधारियों के अध्ययन को हम मेमोलॉजी कहा जाता है। स्तनधारी सर्वाधिक विकसित वर्ग हैं। इनमें श्वसन फेफड़ों से होता है, हृदय 4 कक्षीय होता है और यह समतापी होते हैं। ठीक है, आप ही देख ही सकते हैं ये पिक्चर के माध्यम से। स्तनीय वर्ग 3 वर्गों में होते हैं। पहले वो प्रोटीथेरिया जो अंडे देते हैं, जैसे एकिडना और प्लेटिपस। इसी तरीके से आता है मेटाथेरिया, ऐसे स्तनधारी जो अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कंगारू। और यूथीरिया, ऐसे स्तनधारी जो पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे मानव। सबसे बड़ा स्तनधारी जंतु कौन सा है? हाथी। सबसे बड़ा स्तनधारी जंतु कौन सा है? व्हेल मछली। ठीक है, ये स्थलीय स्तनधारी था, ये स्तनधारी है। ठीक है, सबसे बड़ा स्तनधारी जलीय जंतु वो कौन सा है? व्हेल मछली। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये किस में आते हैं? मैमल्स में आते हैं। ठीक है, फिर आता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मतलब होता है पुष्पों का अध्ययन। ठीक है, पुष्प का मुख्य कार्य पौधों के लिए प्रजनन और बीज का निर्माण करना होता है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया ऑर्डिनाई है, आर्नोडाई है। विश्व का सबसे छोटा पुष्प वोल्फिया है। पुष्प के 4 भाग होते हैं, जायांग, बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुमंग। तो चलिए हम इनके बारे में देखते हैं। बाह्य दलपुंज, जो पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है वो बाह्य दलपुंज कहा जाता है। पुष्प का जो दूसरा चक्र होता है उसे बाह्य दलपुंज के अंदर होता है, उससे हम दलपुंज कहते हैं। ठीक है, फिर आता है पुमंग, पुष्प का नरभाग होता है, उसके शीर्ष भाग को पराकोश कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है जायंग, पुष्प का मादा भाग। पुमंग मतलब नरभाग। इसी तरीके से जायंग मतलब पुष्प का मादा भाग। पुष्प के प्रकार, एक होता है एकलिंगी जो कि यूनिसेक्सुअल कहा जाता है, पपीता और मक्का। दूसरा होता है बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी, सरसों और गुड़हल। फिर आता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी किसे कहा जाता है? फलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। फल का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। परिपक्व अंडाशय को ही फल कहा जाता है। परिपक्व अंडाशय की फल भित्ति का निर्माण करते हैं। भित्ति, जो परिपक्व अंडाशय की भित्ति होती है वो फल भित्ति का निर्माण करती है। ठीक है, फिर आता है सत्य फल। जब फल के निर्माण में केवल अंडाशय ही भाग लेता है, जिसे हम सुनते हैं ना कि सत्य फल क्या होता है, अंडाशय क्या मतलब असत्य फल क्या होता है, तो जिनमें सिर्फ अंडाशय भाग ले, जैसे आम, टमाटर, अंगूर, केला, तो वो सत्य फल हो जाता है। और जिसमें अंडाशय, पुष्पासन, बाह्य दल आदि भाग लेते हैं तो वो जैसे कि सेब, फल, काजू, नाशपाती, ये सब क्या हो जाता है? असत्य फल हो जाता है। फिर हम आते हैं हिस्टोलॉजी, मतलब ऊतकों का अध्ययन करने वाली शाखा। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। जो एक ही प्रकार की संरचना के होते हैं और कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसके जो कोशिकाओं का समूह होता है, सेल से टिश्यू बनता है ना, तो कोशिकाओं का समूह टिश्यू कहलाता है ऊतक। ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी वैज्ञानिक बिशेट ने किया था। जैसे जाइलम का प्रयोग और फ्लोएम, ये सब क्या है? इसी के उदाहरण हैं। तो जाइलम क्या करता है? इसका मुख्य काम होता है जल और खनिजों का संवहन करना। इसी तरीके से फ्लोएम पत्तियों द्वारा भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जाइलम क्या करेगा? जल और खनिजों का संवहन करता है। ठीक है, इसी तरीके से फ्लोएम क्या करता है? इसके द्वारा पत्तियों द्वारा तैयार भोजन के पौधे जो होते हैं उसके विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अब हम अगली शाखा देखते हैं, वो है अनुवांशिकता, हेरिडिटी। वंशागत लक्षणों का अध्ययन अनुवांशिकता कहलाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम क्या था? योहान था। आप पहली बार शायद किसी को पता होगा ये बात। हम हमेशा ग्रेगर जॉन मेंडल ही जानते हैं,
पर इनका वास्तविक नाम यूहान था, ठीक है। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1857 में मेंडल के नियमों का प्रतिपादन किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का उपयोग किया था। आनुवंशिकता के सिद्धांत के अनुसार एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। फिर हम आते हैं वायरोलॉजी मतलब विषाणु का अध्ययन। इसकी खोज किसने की? वैज्ञानिक इवानोविस्की ने। 1892 में तंबाकू की पत्ती में जो मोज़ेक रोग होता है उसके कारण खोजते समय इसकी खोज हो गई थी। ये क्या होते हैं? सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी होते हैं, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में स्थित है। इसका क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था कि कहाँ पे है, ठीक है। और विषाणु क्या होते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके कुछ लक्षण सजीव की तरह होते हैं और कुछ लक्षण निर्जीव की तरह होते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। विषाणु सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पादप विषाणु, इन्हें न्यूक्लिक अम्ल RNA TMB कहा जाता है। जंतु विषाणु, न्यूक्लिक अम्ल सामान्यतः DNA और कभी कभी RNA होता है। और बैक्टीरियोफेज, ये केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित होते हैं। इनमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में DNA पाया जाता है, ठीक है। तो जीवाणु 3 प्रकार के होते हैं, पादप, जंतु और बैक्टीरियोफेज। इसके उदाहरण क्या क्या हैं आप एक बार देख लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं जीवाणु विज्ञान पे। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, इसलिए बैक्टीरियोलॉजी इसका अध्ययन कहा जाएगा। जीवाणु एक कोशिकीय जीव हैं जो एकल या समूह में पाए जाते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। इनकी खोज किसने की? हॉलैंड के वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक को ही बैक्टीरियोलॉजी का पिता कहा जाता है। और जीवाणु नाम किसने दिया? एहरेनबर्ग ने। लुई पास्चर ने रोगों के जर्म मत सिद्धांत जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज प्रतिपादित किया था। वैज्ञानिक लिस्टर ने जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी मत को प्रस्तुत किया था। सामान्यतः जीवाणु बैसिलस, कोकस, स्पाइरुला और कोमा आकृति में पाए जाते हैं। ये सब जीवाणुओं के आकार हैं। आप मेंस में भी देखोगे कि जीवाणुओं के प्रकार या आकार तो आपको डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। जीवाणुओं के उदाहरण है राइजोबियम, दलहनी फसलों के गांठ में उपस्थित होता है। और दूसरा है लैक्टोबैसिलस जो कि दही के निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। अब हम कुछ और शाखाएं देख लेते हैं, जैसे कि जंतु विज्ञान, जूलॉजी जीवित मृत का अध्ययन, ऑफियोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी सांपों का अध्ययन या सरीसृप विज्ञान का अध्ययन जो रेप्टाइल्स हैं, इर्किनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन, बायोकेमिस्ट जैव शरीर की रासायनिक संरचना का अध्ययन। बायो मतलब जीव, केमिस्ट मतलब रसायन, तो जीव शरीर के रसायन का अध्ययन जो रासायनिक संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे बायोकेमिस्ट कहते हैं। फिर एंटोमोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीट पतंगों का अध्ययन। मायोलॉजी, पेशियों का अध्ययन। इसी तरीके से ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन। कॉन्ड्रोलॉजी, उपस्थियों का अध्ययन, ये आपको याद होना चाहिए, ये पूछता है। ओडोंटोलॉजी, दंत विज्ञान का अध्ययन। फाइलोजनी, जीवों के विकासवाद विकास का सिद्धांत। टेक्सोनॉमी, वर्गीकरण का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी, मानवता का नाम का समग्र वैज्ञानिक और सामाजिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। आपने देखा होगा यूपीएससी में एक ऑप्शनल एंथ्रो लोग लेते भी हैं। विरूपता विज्ञान मतलब टेरेटोलॉजी, ये मनुष्य में पाई जाने वाली जन्मजात विरूपताओं को उसका अध्ययन किया जाता है। फिर आता है हेप्टोलॉजी, यकृत का अध्ययन। और डर्मेटोलॉजी आपको पता ही होगा, त्वचा का अध्ययन। फ्रेनोलॉजी, फ्रेजर, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता का अध्ययन। जीरोंटोलॉजी, आयु के साथ जीव में होने वाले परिवर्तन। प्राइमेटोलॉजी, मानव जीव प्रजातियों के बाहर का अध्ययन। सेरोलॉजी, रुधिर सीरम का अध्ययन। टेटोलॉजी, ये जीवों में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन है। तो ये सब क्या है? ये उससे संबंधित शाखाएं हैं और आपको पढ़ना पड़ेगा कि किसको क्या क्या कहा जाता है। अब देखें वनस्पति विज्ञान की शाखाएं। प्लांट मॉर्फोलॉजी मतलब पादप आकार की, मतलब पादप आकार एवं बनावट का अध्ययन। आपको ध्यान देना है कि आप इंग्लिश टर्म को ज़्यादा याद करें थोड़ा सा, क्योंकि मोस्टली वही पूछा जाता है। खैर ये नहीं पूछा जाएगा, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ पता होना चाहिए। इसी तरीके से प्लांट टेक्सोनॉमी मतलब पादप वर्ग की, पादपों की विधियाँ, विविध जातियों की खोज, वर्णन, पहचान, नामकरण आदि का अध्ययन। इसी तरीके से कोशिकानुवंशिकी, कोशिकांग, कोशिका विभाजन की विधियों का अध्ययन। विकास, प्राणी और पादपों का विकास का अध्ययन। इवोल्यूशन मतलब पता ही आपको, प्राणी और पादपों का विकास का अध्ययन किया जाता है। फिर पादप परिस्थितिकी मतलब पादप एवं वातावरण के बीच आपसी संबंध का अध्ययन। फिर भ्रूण विज्ञान, लैंगिक जनन की विधि में युग्मक बनते हैं, गर्भाधान के पश्चात भ्रूण का विस्तार होता है। एम्ब्रियोलॉजी। डेंड्रोलॉजी, ये ज़रूरी है, काष्ठ वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन।
डेंड्रोक्रोनोलॉजी मतलब पेड़ों के वार्षिक वलय का अध्ययन, ये भी पता होना चाहिए। एग्रोस्ट्रोलॉजी घासों का अध्ययन। पेलियोबॉटनी मतलब पादप जीवाश्मों का अध्ययन। पीडोलॉजी मतलब मृदा विज्ञान, ये भी पता होना चाहिए। और हाइड्रोपोनिक्स मतलब मृदा विहीन पादप संवर्धन, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं। इथेनोग्राफी, कुछ विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन इथेनोग्राफी कहा जाता है। लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का संकलन। फिलोलॉजी, भाषा की संरचना और विकास का अध्ययन। फिलेटली मतलब डाक टिकट के संग्रह का अध्ययन। आइकोनोग्राफी मतलब प्रतिमा और चित्रकला का अध्ययन। न्यूस्मेटिक्स जो होता है सिक्का या मुद्रों का अध्ययन। इपिग्राफी, शिलालेखों का अध्ययन। सेलोनोलॉजी, चंद्रमा का अध्ययन। लिथोट्रिप्सी जो है पथरी के इलाज का अध्ययन। काइनेस्थेटिक्स जो होता है शरीर की भाषा का अध्ययन। और कैलोलॉजी, मानव सुंदरता का अध्ययन। साइबरनेटिक्स, मानव एवं यंत्र के अध्ययन, स्वचलन एवं संचार का अध्ययन। और होलोग्राफी, किसी वस्तु का त्रिविमीय चित्र। और क्रोनोलॉजी, समय एवं अवधि का अध्ययन। हेरोलॉजी, समय के मापन का विज्ञान। आज हम ये लेक्चर यहीं तक कंप्लीट करते हैं। कल आगे के लेक्चर्स को मैं कंप्लीट करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके के लेक्चर्स बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।